कहानी शुरू होती है सन 1962 से, जब एक एंटोनिया ग्रास अनामी नमक जहाज 600 यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क जा रहा था। चांदनी रात और खूबसूरत लड़की का गाना सुन सब डांस कर रहे थे। तभी एक अनजान शख्स जहाज की इंजन रूम से एक लवा को पल करता है, जिससे एक वायर टाइट होकर डांस कर रहे सभी लोगों के आर पार हो जाती है। देखते ही देखते उन सबके जिस्म दो भाग में काट चुके थे। कोई अपना शरीर जोड़ने की कोशिश कर रहा था तो किसी का सर ही गायब था। इस घटना में एक छोटी लड़की ही बच पाई थी, क्योंकि वायर उसकी ऊपर से निकल गया। इस घटना के 40 साल बाद एक खोजकर्ता की टीम समंदर से एक पुरानी शिप खोज कर ला रही थी। तभी अचानक वह पुरानी शिप डूबने लगी थी। कैप्टन कारण जानने के लिए फौरन एप्स को उसे शिप पर भेजते हैं, क्योंकि अगर सही टाइम पर टू किए हुए वायर को उस डूबते हुए शिप से अलग नहीं किया गया तो उसके साथ साथ उनकी तकबोर्ड भी डूब सकती थी। तकबोर्ड जहाज को धक्का देने के लिए बनाया गया होता है। इसका इंजन बहुत ही पावरफुल होता है, जो एक विशाल जहाज को भी खींच सकता है। एप्स जहाज को चेक करके बताती है कि जहाज में दरार पड़ चुका है। अगले 5 मिनट में यह जहाज डूबने वाली है। कैप्टन आदेश देते हैं कि वो टू किए हुए वायर को खोलने वाले हैं, फौरन वहां से निकल जाओ। मंदर और टॉर्च भी उसे ऊपर आने के लिए फोर्स कर रहे थे, पर इस शिप को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लग गए थे। एप्स उसे ऐसे ही जाने नहीं देने वाली थी, इसलिए दोनों आदमी खुद पड़ते हैं और शिप को ढूंढने से पहले ही बचा लेते हैं। उस शिप को बेचकर जितना पैसा मिला बराबर बांटा जाता है। यहीं पर जैक फरमान नाम का आदमी उनके ऊपर बहुत देर से नजर गाए हुए था। सही मौका देख वह कप्तान से मिल एक शिप के बारे में बताता है जिस पर खजाना छुपा हुआ है। ये वही शिप की बात कर रहा था जिस पर 40 साल पहले किसी अनजान शख्स ने सबको मार दिया था। कैप्टन मफी ने भी उसे गायब हुए एंटोनिया ग्रास अनामी शिप की कहानी सुनी थी। उसके पास उस शिप पर पहुंचने की पूरी जानकारी थी। इसके लिए वो उनसे खजाने का 20% शेयर का डिमांड रखता है। कप्तान अपने गुरु से डिस्कशन करने के बाद चेक को खजाने का 10% देने के लिए राजी हुए। के बाद ये लोग अपनी डाकबोर्ड आर्कटिक वॉरियर को लेकर उसे एंटोनिया शिप को ढूंढने निकल गए। लगभग 14-15 दिन समंदर में सफर करने के बाद एक शाम संतोष को रडा पर एक अजीब सी चीज दिखाई। जब कप्तान उसको देखने आए तो वह रडा से गायब हो चुका था। तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी शिप प्रकट हो गई, जिससे टकराने से ये लोग बाल बाल बचे। जब उसके ऊपर बत्ती जलाकर देखा गया तो पता चला कि यह वही शिप है जिसकी तलाश में ये लोग आए हैं। सबके चेहरों पर खुशी की लहर दी, चूंकि ये शिप उस अंतर्राष्ट्रीय समंदर के उसे एरिया में मिला जहां पर किसी भी देश का दायरा नहीं है। यानी कि अब पूरी शिप उनकी हुई। गुरु और गाजा को लेकर एंटीना ग्राजा पर खजाना ढूंढने पहुंच गए। 40 साल से प्रकृति की मार झेल रही ये शिप अब खंडहर बन चुकी थी। एक जगह तो मंदर मरते मरते बचा, अब सभी मिलकर उसे ऊपर खींच रहे थे। तभी एप्स को अचानक वह लड़की देखी जो 40 साल पहले इसी शिप पर हुए नरसंहार में बच गई थी। अगले ही पल वह गायब भी हो गई। एप्स अंदर ही अंदर डरी हुई थी, पर यह बात वह किसी को नहीं बताती। खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए कैप्टन लॉग बुक का मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस शिप और खजाने के साथ यहाँ पर क्या हुआ कप्तान ने लॉग बुक में जरूर लिखा होगा। लॉग बुक ढूंढने के लिए ये लोग कम्युनिकेशन रूम पहुंचे, जहाँ पर उनको एक डिजिटल घड़ी मिली, मगर 40 साल पहले ऐसे घड़ी नहीं हुआ करती थी। ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि जरूर इससे पहले यहाँ कोई और भी आ चुका है। आज के लिए इतना काम करने के बाद ये लोग वापस अपने शिप पर लौट आए। कॉफी पीते पीते कैप्टन डिसाइड करते हैं कि अगले दिन शिप को टू करके खींच ले जाएंगे। सुबह होते ही शिप को देखने के बाद पता चलाता है कि शिप में ताज़ा हॉल हुआ है, जिस शिप धीरे धीरे करके डूब रही है। इस साल में शिप को खींच कर ले जाना एक पंचर ट्रक को खींचने के बराबर था। मंडल इस ग्रुप का स्पॉट वेल्डर था। वो बताता है कि कंपार्टमेंट को वेल्डिंग करने और पंप द्वारा पानी बाहर निकलने में उन्हें 2-3 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसलिए सब अपना हर वह हथियार लेकर पहुंच गए। मंदिर और दाऊद को सड़े हुए कंपार्टमेंट तक जाने के लिए रास्ता क्लियर करने की ड्यूटी मिली, जबकि एप्स, मफी और क्लियर कैप्टन की लॉगबुक और खजाना ढूंढने में लग गए। उधर तक बोर्ड का इंजीनियर संतोष से टक्कर में जो खराबी आई थी उसे ठीक करने में जुटा था। इतने में मफी को कप्तान का रूम मिल गया। मफी इशारा करते हैं कि अंदर क्या क्या माल मटेरियल है, मुझे अकेले ही देखना है, इसलिए पतली गली से निकाल लिया। दूसरी ओर एप्स भटकते भटकते स्विमिंग पूल में पहुंच चुकी थी, जहां पर बहुत सारे गोलियों के धोखे पड़े थे। इसका मतलब यहां पर गोलियां भी चलाई गई थी। पूल से वह जैसे ही बाहर निकलते अचानक वह भूतिया लड़की दोबारा उसके सामने आ गई, जिससे डरकर एप्स सर के बल गिरी और तुरंत बेहोश हो गई। उधर मंडल और टॉर्च इंजन रूम तक पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता पानी से भरा हुआ था। ये बात बताने
बताने के लिए वह एप्स से संपर्क करते हैं, पर रेडियो एक बार कनेक्ट होने के बाद लाइन कट जाती है, जिसे सुन एप्स होश में आ चुकी थी। उसके सर से निकला खून एक हॉल में गया और बड़ी ही रहस्यमय तरीके से दूसरे हॉल से बाहर निकलने लगा। इतने में जैक वहां पर आ चुका था। ये बात वह उसे बताती है कि उसने अभी अभी यहाँ पर एक छोटी लड़की देखी जो अचानक गायब हो गई। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो, वह मफी और डोज को वापस बुलाकर इस शिप से निकल जाएंगे। वहीं पर उनके यहाँ से जाते ही लबालब खून से भर गया। दूसरी ओर बर्फी को कप्तान के रूम से कुछ काम की चीज नहीं मिली। वहीं पर शराब की बोतल और एक गिलास में पैक बना कर रखा हुआ था। मफी जैसे ही उसे पीने वाले थे, एकाएक शीशे में कैप्टन की झलक दिखती है। डर के मारे इसके हाथ से गिलास छूकर नीचे गिर गया। अगले ही पाल वहां से भाग खड़े हुए। यहाँ पर सबके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। ग्रीन को दोस्त लेडी सिंगर की मधुर गीत भी सुनाई देने लगी थी और आवाज के पीछे पीछे उसे जगह पर पहुंच गया। उसे लेडी सिंगर का नाम था फ्रांसिस्का। वह वहीं पर बैठे सिगरेट पी रही थी। दूसरी ओर ये दोनों लॉन्ड्री रूम से होकर आगे जाने वाले गेट को जैसे ही खोलते हैं, अंदर उठा हुआ सारा पानी इनके ऊपर आ जाता है। उसके साथ साथ कुछ राशि भी थी जो देखने से लगभग 2-3 हफ्ते पुरानी लग रही थी। एप्स और जैक डर के मारे तुरंत वहां से बाहर निकल आए। तभी अचानक अपने आप 2 दरवाजे खुले। एक में 58 जगुआर X150 पड़ा हुआ था, जिसे देख लड्डू हो गया क्योंकि यह उसकी ड्रीम कार थी। पर एप्स को यहाँ अच्छा फील नहीं हो रहा था, बस वह किसी तरह से उतर जाना चाहती थी। एकाएक उसकी नजर रूम में रखे सामान पर पड़ा जो कि अपने आप ही हिल रहा था। वह उसे हटाकर देखी तो उनके होश उड़ गए। वहां पर सोने से भरा संदूक पड़ा था। ये बात वो सबको बताने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, लॉन्ड्री रूम का दरवाजा अपने आप खटखटाना लगा। एप्स देखने अंदर गई तो पता चला कि मर्जी और टॉर्च उसे डराने के लिए वहां पर छपे थे। उनसे वह डेड बॉडी और खजाने के बारे में बताती है, पर वह खजाने की लालच में अंधे हो चुके थे। किसी को परवाह नहीं थी कि 3 हफ्ते पुरानी को डेड बॉडी किन लोगों की थी और यहाँ पर सोने से भरे संदूक मिले जिसकी कीमत लगभग $300 मिलियन थी। सब रातों रात अमीर बनाकर बहुत खुश थे, इसलिए भंगार शिप को यही छोड़ सब केवल सोना ले जाने के लिए राजी हुए। सबसे पहले एक कलियटा बोर्ड पर गया कप्तान और बाकी ग्रुप ही सोना लेकर उतरते ही वाले थे। इधर सेंटोस इंजन और ऑल करने ही वाला था कि पोर्ट ब्लास्ट हो गया जिसमें संतोष मर गया। एप्स ग्रीन बोर्ड के ऊपर था, इसीलिए बाल बाल बच गया। अब यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था। अब ये लोग भूतिया जहाज पर फंस गए थे क्योंकि यहाँ से निकलने का रास्ता पूरी तरह तबाह हो चुका था। टोनिया ग्रासा सीप पर लाइफ बोर्ड नहीं था जो यहाँ से निकल सके। एप्स सबको हौसला देती है कि कल से ही शिप को स्टार्ट कर इस मुसीबत से भी निपट लेंगे, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होने वाला था, इसलिए सभी लोग चिंतित थे। क्लियर अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर अलग ही परेशान था क्योंकि 2 हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली थी। गम भुलाने के लिए वह वही रखी पुरानी शराब नॉनस्टॉप पीते जा रहा था। दूसरी ओर एप्स और जैक को कम्युनिकेशन रूम में यात्रियों की लिस्ट मिली। इतने सारे नाम देख उसकी इच्छा हुई कि आखिर पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ होगा। ये जानने के लिए वह बारी बारी सभी पैसेंजर के कंपार्टमेंट को चेक करने लगी। जहां पर एक लड़की की लाश झूलते हुए दिखी, उसके होश उड़ गए। उधर केआर को पूरी बोतल गटकने के बाद चक्कर आने लगा। वहां पड़े सभी टेबल कुर्सियां मूवमेंट कर रहे थे। देखते ही देखते सब कुछ रिमाइंड होकर बिल्कुल चमचम उठा। उसके सामने शिव के सभी लोग जिंदा खड़े थे और ग्रेड के लिए तालियां बजा रहे थे। ये देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लग रहा था कि 40 साल पुरानी शराब पीकर नशा चढ़ गया है। अगले ही पर लाल लिबास में लिप्त वह चिमकांडी उसके करीब आ गई। मजे मजे में वह इतना खुश हुआ कि जानना ही नहीं चाहता था कि वह सपना है ये हकीकत। बस जैसा चल रहा वैसा ही रहे उसके साथ। उधर एप्स को उसे लास्ट से एक छोटी लड़की के पेरेंट्स की फोटो थी जो उसके पीछे ही खड़ी थी। उसे देख एप्स की हवा टाइट हो गई। उस लड़की का नाम था कैथी। कैथी कहती है कि इस लॉकेट को बंद मत करना, मैं वह बहुत सालों बाद में अपने मॉम डैड को देख रही हूँ। एप्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि एक मरी हुई लड़कियों से बात कर रही है और जैसे ही लॉकेट उसके हथेली के आर पार हुआ उसे पूरा यकीन हो गया कि सच में वह भूत है। अगले ही पल अजीब अजीब सी चीज होने लगी और एकाएक कैथी गायब हो गई। उधर फांसी का अपना सामान दिखाकर ग्रीव को अपने वश में कर चुकी थी। वह लड्डू की तरह उसके पीछे पीछे घूम रहा था। अगले ही पल उसको दबोचने के चक्कर में गिरकर मर गया। दूसरी ओर बर्फी कैप्टन के रूम में सो रहा था। तभी टेबल पर रखी बोतल अपने आप से रखने लगी जगह तो देखा कि एंटोनिया गाजा शिव के कप्तान उनके सामने ही बैठे हैं। मरे हुए आदमी को देख बर्फी के गोटे जाम हो गए। यहाँ से वह तुम दबाकर भागने की फिराक में था और कैप्टन उसे जाम पिलाकर कहते हैं कि तुम नहीं जाना चाहते सैंतोष की मौत कैसे हुई। अगले ही पल वह कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। मफी उन फोटोग्राफ्स को देख दम रह गया क्योंकि यह 40 साल पुरानी जैक की फोटो थी और आज भी उसके उम्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह फोटो में बिल्कुल वैसा ही देख रहा था। मफी समझ चुका था कि जैक इंसान नहीं बल्कि भूत है। उसी ने खजाने की लालच दिखाकर उनका यहाँ फंसाया है। वह भागकर औरों को बताने जाते उससे पहले ही
ही संतोष ने घेर लिया क्योंकि अब भूत बन चुका है। वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी, तभी एप्स वहां पर आ गई जिसकी शक्ल संतोष जैसी दिख रही थी, इसलिए मफी ने उसको संतोष समझ उसे पर हमला कर उसे मारना चाहा, पर जैक एंड वक्त पर आकर उसे बचा लिया। उसके मार से मफी बेहोश हो चुका था। होश में आने के बाद वह किसी और पर हमला न करते इसलिए उसे एक टैंक में बंद कर दिया गया, जिसके बाद ये लोग अपने प्लान के मुताबिक जहाज को ठीक करने में जुट गए। जल्दी शिप में हुई दरार को वेल्डिंग कर पानी निकलने वाला पंप चालू कर दिया गया। स्टीयरिंग व्हील भी काम करने लगा। इनका प्लान क्लियर था, लहरों के सहारे शिप को टापू के पास ले जाना है और टापू पर उतरकर मदद आने का इंतजार करना है। काफी टाइम से क्लियर नजर नहीं आ रहा था इसलिए एप्स उसको ढूंढने निकल गई। कैटी एक बार फिर उसके सामने थी। उसी की वजह से ही पता चला कि हप्सी टकला जुगाड़ के लालच में गिरकर मर गया। उसके खौफनाक मौत से काफी आहत हुई। तभी कैटी उसके कंधे पर हाथ रख 40 साल पहले हुए उसे नरसंहार का मंजर दिखाती है। डांस कर रहे लोगों की मारते ही शिप पर अफरा तफरी मच गई थी। जो मैच की ग्रुप थे वह सबको बेरहमी से मार रहे थे। बड़ी बड़ी सबको मशीन गन से भून दिया गया। उनके कहर से कैदी भी नहीं बच पाए। बच्चे लोग जहरीला खाना खाकर मर गए। इन सब के पीछे थी फ्रांसिस्का, जिसने सोना लूटने के लिए यह पूरा संयंत्र राजा और शिप के सभी लोगों को मरवा दिया। अब सोना इनके कब्जे में था। शिप का फर्स्ट ऑफिसर भी फ्रांसिस्का से मिला हुआ था। फ्रेंचिका के एक इशारे से इसके सभी ग्रुप को भून डाला। उसको लगा कि सारा सोना और लड़की उसकी हुई, लेकिन अगले ही पल फ्रांसिस्का ने उसे भी टपका दिया। यहीं पर एंट्री होती है भूत राजा और इस षड्यंत्र के मास्टरमाइंड जैक की, जिसने फ्रांसिस्का को पटाकर सोने की लालच दिखा यहाँ लेकर आया और अंत में उसने फ्रांसिस्का को भी मार दिया। इसी तरह उसने सोने की लालच दिखाकर बर्फी के ग्रुप को भी यहाँ लाया, क्योंकि शिप में छेद हो चुका था और उसे ठीक करने के लिए किसी ऐसे की जरूरत थी जो शिप को ठीक कर डूबने से बचा सके। इसीलिए उसने मफी के ग्रुप को चुना। अब सिर्फ ठीक हो चुका है, अब इनकी कोई जरूरत नहीं। पूरा मामला समझते ही उसे याद आता है कि मफी की जान खतरे में है। वह तुरंत भागकर वहां पहुंची। तब तक बैंक में पानी भर चुका था। उसके लाख कोशिशें के बावजूद भी वह नहीं बच पाया। दूसरी ओर एक पंप पानी नहीं खींच पा रहा था। मंडेर उसे ठीक करने नीचे गया, पर मशीन में फंसकर उसकी भी जान चली गई। एप्स वापस आई तो देखा कि उसका तो कीमा बन चुका है। उधर जैक बेवजह ही डोज को गाली बक रहा था, जिससे बहस के दौरान डोज ने उसे गोली मार दिया। ये बात वह भागकर एप्स को बताता है। एप्स रहती है कि वह भूत है, वह गोली से नहीं करने वाला। हमें शिप को ब्लास्ट कर डूबना होगा। डोंट उसे ब्लास्ट करने से रोकता है, क्योंकि इस तरह वह सोना वापस नहीं ले जा सकते थे। फिर भी वह नहीं मानती तो चेक अपनी असली रूप में आ जाता है, यानी कि उसने टॉर्च को भी मार दिया। एप्स को ब्लास्ट करने से रोकने की वह हर मुमकिन कोशिश करता है, पर वह ट्रिगर पर निशाना लगाकर शिप को ब्लास्ट कर देती है, जिससे शिप पर जितने भी आत्माओं को जैक ने कैद करके रखा था वह आजाद हो जाते हैं। शायद इसीलिए कप्तान और खेती की आत्मा उनकी मदद कर रही थी। वही एपिसोड डूबने से पहले तैयार कर निकल आए और एक संदूक के सहारे समंदर में तैरते दिखाई देती है। वह 3 दिन तक समंदर में भटकती रही और एक सीप ने उसे बचा लिया।